नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक फिल्मी तरह का दिखने वाला केस। फिल्मी तरह का दिखने वाला केस जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने में उस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 की पिटीशन लगाई। आप समझते हैं आर्टिकल 32 की पिटीशन का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। एक व्यक्ति ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई और वो पिटीशन सुनकर 3 जजों की बेंच हतप्रभ रह गई। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हम तुमको एक तारीख देते हैं, उस तारीख तक मुझे क्या क्या डिस्क्लोज करके आपको देना है वो मुझे डिस्क्लोज करिए, और हम इस केस को छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी कि हम तुमको माफ करने वाले नहीं हैं। हमें जो एलिगेशंस आप लगा रहे हो उन एलिगेशंस का बेसिक हमको बताइए, उस एलिगेशंस में कैसे हुआ। फिल्मी इसलिए और है क्योंकि उसमें फिल्म स्टार भी इन्वॉल्व हैं। एक नटवरलाल आज के शब्दों में कह लीजिए, हम सब ने नटवरलाल तो भारत में अतिशयोक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कहता है नटवरलाल हो क्या, चार्ल्स शोबराज हो क्या। इस तरह का व्यक्ति जिसने बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोगों को चीट किया हो, 200 250 करोड़ रुपए, वो 250 220 या 212 करोड़ रुपए की एक चीटिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। कर्नाटक का रहने वाला है, 12वीं पास है। आप सोचो कि एक व्यक्ति जो 12वीं पास है, 17 साल की आयु से उसने चीटिंग करनी शुरू की, आज उसकी आयु 32 साल की है और उस व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलता है, मर्सिडीज, BMW और बड़े जो ब्रांड हैं उन ब्रांडों का काफिला उसके साथ चलता है। उसने एक महल बनाया है जो कि सी साइड है और वो महल अरबों रुपए का खुद में है। उसके साथ जैकलिन फर्नांडिस की फोटोज हैं खूब किस करते हुए। उसका नूरा फतेही के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्टों में दिया। बड़े बड़े लोगों को उसने चीट किया, पकड़े जाने पर जेल में। और जेल में जब वो बंद हुआ, मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, तिहाड़ जेल में वो व्यक्ति बंद होता है, तो ऐसे तिहाड़ जेल में भी 81 अधिकारियों को बुक किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन 81 अधिकारियों के साथ मिलकर उसने अंदर से रैकेट चलाना शुरू किया। ऐसा कहते हैं कि तिहाड़ जेल में वो लग्जरियस लाइफ बिल्कुल वैसे ही जी रहा था जैसी लग्जरियस लाइफ वो अपनी रियल लाइफ में जी रहा था। वहां फोन से उसको कोई परहेज नहीं और जितनी फैसिलिटीज हो सकती हैं उतनी सारी फैसिलिटीज उसको तिहाड़ जेल के अंदर मिली हुई है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स की 3 दिन पहले का न्यूज माने तो 81 लोगों को बुक किया दिल्ली पुलिस ने, ईडी के कहने पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फंसा। अब ये व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया, मैं इसका नाम आपको बताना चाहूंगा, सुखेश चंद्रशेखर इस व्यक्ति का नाम है। नूरा फतेही और खास तौर से जैकलिन फर्नांडिस के साथ खूब सारी फोटो इसकी ऐसी वायरल हुई हैं जैसे अगर वो फिल्मी फोटो है तो वो एक्टर हैं, वो एक्ट्रेस हैं, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही। लेकिन हकीकत यह है कि वो कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी, वो उनकी दोस्ती थी, और दोस्ती शादीशुदा होते हुए भी दोस्ती। मद्रास कैफे नाम की फिल्म में एक हीरोइन, एक एक्ट्रेस जो उसमें काम कर रही थी, उसके साथ उसकी दोस्ती हुई। 2015 में उसकी शादी भी उसके साथ हो गई और 2015 में उसकी शादी होने के बाद वो भी इसी गैंग का हिस्सा हो गई, चीट एंड फ्रॉड केस। अब अखबारों ने या जो हमारे यहाँ के तथाकथित बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन्होंने उसको कौन क्या होता है, CON, कौन आर्टिस्ट, यानी कि वो एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर एक कला है, चीट करने की एक कला है, लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कला है। आर्टिस्ट है भाई, ये जो बेवकूफ बनाना है, चीटिंग करके पैसे निकालना है, लोगों का धन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना, ये भी एक कला है। इसलिए बहुत सारे न्यूज एजेंसियों ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन पोर्टल उसको कौन आर्टिस्ट कहते हैं। ये तो एक कौन आर्टिस्ट है जिसने अरबों रुपया
जो एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ, जिसके पास धन का कोई सोर्स नहीं था। पिता ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, असमय पिता की मृत्यु होकर, और वो पढ़ा नहीं, असमय पिता की मृत्यु हो गई ये कहते कहते कि पढ़ो। पढ़ने के बजाय उसने 17 साल की आयु में चीट करना शुरू कर दिया। उसने बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारियों का भेष रखना शुरू कर दिया और आईएएस पीसीएस अधिकारियों का भेष रखकर लोगों को के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया, लोगों को चीट करना शुरू कर दिया, उनसे पैसे निकालना, पैसे की उगाही करना और अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, नंबर 1 का पैसा। ये उसने तमाम तरह के ऐसे सैकड़ों के 100 से ऊपर केसेस ऐसे आए जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का उसने एक्सटॉर्शन किया, या तो एक्सटॉर्शन से किया या चीटिंग से किया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। कौन आर्टिस्ट इसलिए और उसको कहते हैं कि वो लोगों का विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद लोग स्वयं अपना पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मैं उन केसेस के नाम, उन लोगों के नाम आपको नहीं खोलना चाहूंगा, एक आध के नाम मैं बता देता हूं। रेनवैक्सी, आप सोचो कि रेनवैक्सी के प्रमोटर से वो पैसे के साथ उसकी सांठगांठ हो सकती है, उनसे पैसा ले सकता है। फोर्टिस बड़ा हेल्थ केयर सेंटर है, तो इस न्यूज की माने तो वो फोर्टिस हेल्थ केयर के जो फॉर्मर मेंबर हैं उनसे पैसे ले लेता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसके खिलाफ मुकदमा लगाया। ये कहा गया, उसने जो एलिगेशन लगाया, अब देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की एप्लीकेशन लगाते हुए उसने कहा कि मुझे इस जेल से किसी दूसरी, दिल्ली के बाहर की किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दीजिए। 1.5 करोड़ रुपया महीने, 1.5 करोड़ रुपया महीने मेरे से यहां मांगा जा रहा है। मैं 12.5 करोड़ रुपया दे चुका हूं और 12.5 करोड़ के बाद अब मेरी पेइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मैं इनको पैसे दे नहीं सकता, इसलिए ये मुझे टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करके मुझे परेशान करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे और मेरी पत्नी को चीट एंड फ्रॉड के इन सभी केसेस में दिल्ली के बाहर किसी जेल में शिफ्ट कर दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि 1.5 करोड़ रुपया महीना। ईडी का कहना यह है कि 1.5 करोड़ रुपया महीने का इसका लग्जरियस चार्ज ये वाकई में जेल अथॉरिटीज को दे रहा था। ईडी ने 81 जेल अथॉरिटीज को इसमें इन्वॉल्व पाया, उसमें से बहुत सारे पिछले साल ही सस्पेंड हो चुके थे और इस साल मिलाकर 81 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। ईडी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के माध्यम से ये मुकदमा दाखिल करवा के इन लोगों को बुक किया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस था, मतलब आज उसकी सुनवाई, वेडनेसडे को सुनवाई हो रही थी, तो वेडनेसडे की सुनवाई में 3 जजों की बेंच में इन्होंने कहा कि जो वोकेशनल बेंच लगी हुई थी, आपको वोकेशनल बेंच तो देखी होगी आपने, खूब सारी चर्चाएं एक पर्टिकुलर केस के मामले में बिना ऑर्डर के टिप्पणी करने के मामले में हो गई थी। इनका कहना है कि वोकेशनल बेंच में जब हमने ये मामला रखा था तो उन्होंने कहा था हां तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको दिल्ली के बाहर शिफ्ट होने की आवश्यकता है, जब रेगुलर बेंच बैठेगी तो करेंगे। क्योंकि बेंच ने कहा कि वो एक वोकेशनल बेंच थी, वो एक वोकेशनल बेंच थी और वोकेशनल बेंच होने के नाते हम उस बेंच के किसी भी टिप्पणी या ऑर्डर से बंधे हुए नहीं है। शायद ये दूसरी तरफ भी कुछ इशारा था, क्योंकि पहले भी टिप्पणी की गई जिसको पूरे देश में क्रिटिसाइज किया गया, जजेस अथॉरिटी ने क्रिटिसाइज किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनसे बंधे हुए नहीं हैं, हम नए सिरे से मेरिट पर इसको सुनेंगे। अब मेरिट पर सुनते समय ये बात है, तो ईडी का क्या कहना है वो समझिए। अब इसमें डायरेक्टर जनरल जेल अथॉरिटीज, उसने अपना काउंटर एफिडेविट लगाया। उन्होंने कहा कि इनसे पहले ये जो अथॉरिटी जेल में बैठी हुई, इनसे पहले जो जेल अथॉरिटीज थी उनके साथ इसकी सांठगांठ थी और जेल के अंदर से ही, ईडी का भी ऐसा कहना है, ईडी ने जो एफिडेविट लगाया है, ईडी इंटरवीनर थी, ईडी ने ये कहा कि ये व्यक्ति जेल के अंदर से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहा था, यानी कि पैसा वसूली का रैकेट जेल के अंदर से चला रहा था और जेल अथॉरिटीज इसके इस कारनामे में मिली हुई थी। जेल अथॉरिटीज के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है, उन जेल अथॉरिटीज को या तो ट्रांसफर कर दिया गया है या जेल के अंदर काम करने वाले ऐसे लोगों को सस्पेंड, टर्मिनेट या जो भी किया गया, कुल मिलाकर वो अब जेल में नहीं। अब जेल में नई अथॉरिटीज आ गई हैं और जो नई अथॉरिटीज जेल के अंदर आई हैं उनके साथ इनकी सांठगांठ हो नहीं पा रही है। अब चूंकि सांठगांठ नहीं हो पा रही और ये जेल के अंदर से रैकेट चला रहे थे,
वसूली संसाध देश भर में कर रहे थे। और इनका तो मुख्य काम फोन का है, ये फोन पे ही अधिकारियों की आवाज निकालते हैं, अधिकारी बनकर किसी को भी हड़काते धमकाते हैं और उससे पैसा रैकेट के माध्यम से अपने अपने खुद ले लेते हैं। इसलिए इनको तो कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इनको तो एक फोन चाहिए और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए जिनको ये हड़काएं धमकाएं और वहां से पैसा वसूली कर लें। ये इनका पेशा है। और ये पेशा जेल के अंदर ईडी की कार्रवाई की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में हैं और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली से बाहर, चूंकि खेल खुल गया है, 1 साल मतलब 6 महीने हो गए, खेल खुल गया, तो अब ये चाहते हैं कि दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वहां जेल से ये अपना रैकेट चला सकें और नए सिरे से वहां एक नेक्सस बना सकें। इसलिए ये चाहते हैं। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि अब अनअफोर्डेबल हो गया है, अब ये जो हमको लजा सता रहे हैं इनको हम पैसा नहीं दे सकते, इसलिए हम चाहते हैं मेरी जान माल को खतरा ना रहे, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए और मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए ताकि हम सुकून से जेल में बाकी समय अपना काट सकें। कोर्ट ने कुछ वैलिड सवाल किए। कोर्ट ने कहा हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपने किसको पैसा दिया, हम जानना भी नहीं चाहते कि आपने किसको पैसा दिया। वो ईडी ने जो काम किया है, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने काम किया है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, दिल्ली पुलिस ने उनको बुक कर लिया है, वो सब कुछ हो रहा है कि किसने क्या किया। हम ये चाहते हैं कि आप ये बताओ कि ये नेक्सस चला किसके माध्यम से रहे हो और ये जो 1.5 करोड़ रुपया महीने आया इसका डिटेल मुझे दीजिए। आप कह रहे हो 12.5 करोड़ मैं दे चुका हूं, तो ये जो 12.5 करोड़ आप दे चुके हैं, 1.5 करोड़ रुपया महीने ईडी कह रही कि ये दे रहे थे, हमें उन लोगों की डिटेल बताओ जो लोग ये पैसा दे रहे थे। अब इस व्यक्ति के यानी कि सुखेश चंद्रशेखर के वकील ने तुरंत पलटी मारी कोर्ट में और उन्होंने कहा साहब ये तो सब कैश चल रहा था, इसका कोई डिटेल तो है नहीं, इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन ऑन एफिडेविट आप ये एलिगेशन तो लगा ही रहे हो कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, हम पैसे देते रहे और अब हम नॉन एफोर्डेबल है। ईडी अपनी रिपोर्ट भी लगा रही है, जेल अथॉरिटी प्रिजन डायरेक्टर जनरल प्रिजन भी ऐसा कुछ कह रहा है। तो कोई तो है बाहर जो आपके लिए काम करता है। उन ऑफिशियल्स के नाम बताइए जो आपके लिए एक्सटॉर्शन का रैकेट बाहर चला रहे हैं और आप अंदर बैठे हुए हैं। उनकी सबकी पूरी डिटेल हमको चाहिए, वो डिटेल हमको फॉरवर्ड करिए। और अगली तारीख डाल दी और कहा हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इस केस की तह में जाना चाहते हैं कि ये रैकेट कैसे चलता है, जेल अथॉरिटीज कैसे पैसे लेती हैं, कैसे आप किनके माध्यम से ये पैसा बाहर से लाते हैं, इस पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस मामले में मैं गहराई में घुसना चाहता हूं। 3 जजेस की बेंच ने कहा हम गहराई से घुसना चाहते हैं और पूरा प्रकरण समझना चाहते हैं कि ये चलता कैसे है रैकेट। तो ऐसा कहते हैं कि गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। तो वहां गए तो थे हरिभजन को कि हमारी जेल ट्रांसफर कर दिया है और कोर्ट के सामने जो चीजें निकल कर आई उससे कोर्ट को मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा रैकेट है, एकदम सनप्रद रह गया कोर्ट। और कोर्ट कह रहा है इट्स एन शॉकिंग कि ऐसा हो सकता है क्या। एक आदमी जिसके पास कोई आपकी सोर्स ऑफ इनकम बताइए, आप कौन से व्यापार करते हैं वो बताइए, आप किस कौन सा लिस्टेड आपका बिजनेस है वो बताइए, आपके पास इतना पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए का आया कहां से ये बताइए, आप क्या क्या व्यापार करते हैं वो सब करिए। आपके ऑफिशियल्स होंगे, आपकी कंपनियां होंगी, आपकी एसोसिएशंस होंगी, उनमें कुछ लोग काम करते होंगे, वो सब डिटेल हमको दीजिए तो पता तो लगे आप कहां से धन लाते हैं। कोर्ट हतप्रत रह गया, लेकिन कोर्ट अब उस मामले में पूरा गहराई से अंदर तक जाना चाहता है, इसलिए कोर्ट के सामने ये शॉकिंग था। लेकिन कोर्ट ने ये आश्वासन दिया कि हम न्याय देंगे और न्याय के साथ हम इस मामले में गहराई में जाएंगे और पूरा नेक्सस एक्सपोज करेंगे और सबको सजा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।